न्यूमेरिकल नंबर 506 की स्टेटमेंट देखते हैं सबसे पहले। अ फ्लैट स्टील बार, ठीक है जी, 1 इंच वाइड एंड 1/4 इंच थिक। ये बेसिकली उसकी क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन दे रही हैं इस प्लेट की, जो कि बेसिकली यहाँ पर रिप्रेजेंट भी हुई है। दिस इज द विड्थ, ठीक है जी, 1 इंच इज द विड्थ विच इज द वैल्यू ऑफ बी, एंड 1/4 इंच थिक मतलब ये उसकी हाइट थिकनेस दे दी है एच, ठीक हो गया जी। एंड 40 इंचेस लॉन्ग, ये उसका स्पैन भी दे दी। इज बेंट बाय कपल्स अप्लाइड एट द एंड्स। इस ये जो क्रॉस सेक्शन है, ये प्लेट बेसिकली ये पड़ी हुई है ये नीचे, ठीक है। तो ये उसका स्पैन है, यानी आप फ्रंट से इसको देख रहे हैं। अगर आप इसको इनटू द प्लेन डायमेंशंस को देखेंगे तो दिस विल बी लुक लाइक दिस वे, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन ऊपर गिवन है। तो टोटल जो आपके पास स्पैन है, दिस इज 40 इंचेस, इज बेंट बाय कपल्स, दोनों एंड्स के ऊपर आपने मोमेंट्स अप्लाई किए। एंड कहते हैं सो दैट द मिड पॉइंट डिफ्लेक्शन इज 1 इंचेस। जैसे ही इसके सेंटर पर आप देखेंगे, यानी 20 इंच लोकेशन के ऊपर, दिस इज द सेंटर पॉइंट। तो कहते हैं यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन हुई है, जैसा बीम मैंने आपको बताया था, बीम डिफ्लेक्ट करता है हमेशा। तो कहते हैं सेंटर पॉइंट के ऊपर जो डिफ्लेक्शन हुई ड्यू टू दीज अप्लाइड मोमेंट्स, दोनों एंड्स के ऊपर आपने मोमेंट्स अप्लाई किए, इसकी वजह से मिड मिड स्पैन पे डिफ्लेक्शन हुई। दिस इज कमिंग आउट टू बी 1 इंचेस। कंप्यूट द स्ट्रेस इन द बार। इसी स्टील प्लेट के अंदर बेसिकली स्ट्रेस फाइंड करें एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ कपल्स, ये जो मोमेंट्स अप्लाई हुए दोनों एंड्स के ऊपर, कहते हैं इनकी भी वैल्यू फाइंड करें। यूज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल टू 29 × 10⁶ psm। अच्छा, अब बेसिकली यहाँ पर एक नई टर्म आपके सामने आएगी विच इज कॉल्ड अ रो, ठीक है। और वी कॉल इट एज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है जी। जब भी कोई चीज बेंड होती है, जिस तरह बीम की मैं एग्जांपल दे रहा था कि बीम जब आप इसके ऊपर लोडिंग अप्लाई करते हैं, सो एज अ रिजल्ट ऑफ दोज लोडिंग बीम क्या करता है, ये डिफ्लेक्ट करता है, बेंड करता है। और जो इसकी इलास्टिक शेप होती है वो काइंड ऑफ सर्कुलर फॉर्म के लिए एक टर्म यूज करती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है जी। रो से उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। इस रेडियस ऑफ कर्वेचर का एक इक्वेशन है जिसको हम कहते हैं मोमेंट कर्वेचर इक्वेशन, ठीक है। दैट मोमेंट कर्वेचर इक्वेशन इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय 1/r, जिसमें r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम रो से भी रिप्रेजेंट करते हैं। 1/r इज इक्वल टू m/ei, ठीक है जी। इस इक्वेशन को बेसिकली नाम दिया गया है मोमेंट कर्वेचर रिलेशनशिप, where r is the radius of curvature and 1/r is basically the overall bend, उसमें कितना बेंड आ रहा है, ठीक है जी। अब इस बीम के अंदर उसने बेसिकली क्या किया कि ये पॉइंट एक ले लिया, ठीक है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, फिर इस पॉइंट से यहाँ पे एक डॉटेड लाइन सेंटर पे कनेक्ट की, और ये ट्राइंगल्स बना लिए उसने दोनों। अब ये लेंथ यहाँ से लेके, यानी सेंटर ऑफ सर्कल, अगर मैं इस पूरे को रोटेट करके कंप्लीट करूँ तो इट विल लुक लाइक दिस वे, यानी कंप्लीट सर्कल बनेगा, ठीक है जी। और इस सर्कल का ये बेसिकली सेंटर पॉइंट है, जिसको हम सी से भी कह सकते हैं, ये ओ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द डिस्टेंस फ्रॉम दिस सेंटर पॉइंट टू दीज एंड पॉइंट्स और द डिफ्लेक्शन पॉइंट जहां पर आप देख रहे हैं कर्व को, दिस इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय अ रेडियस व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय रो, यानी इसको हमने रो के नाम से रिप्रेजेंट किया, एंड दिस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो मैंने एक डॉटेड लाइन से इसको कनेक्ट किया, इस पॉइंट और इस पॉइंट को, और मैंने कह दिया कि लेट्स से ये रो है। अब चूंकि मिड स्पैन के ऊपर डिफ्लेक्शन 1 इंच हुई थी, ठीक है, तो दिस डिफ्लेक्शन, यानी ये इसकी ओरिजिनल जहां उसकी पोजीशन थी, उसकी ओरिजिनल पोजीशन से नीचे इलास्टिक कर्व कितना बेंड हुआ, 1 इंच। सो दिस हाइट फ्रॉम हेयर टू हेयर इज 1 इंचेस। रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट विल रिमेन सेम फॉर ऑल दीज पॉइंट्स, यानी अगर मैं इस लाइन को इधर भी कनेक्ट करूंगा दिस विल बी द सेम, इसको इधर कनेक्ट करूंगा दिस विल बी द सेम, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर ये लेंथ सेम है, तो मैं इसको यहाँ पे क्लियर करता हूँ, अगर ये लेंथ सेम है एंड दिस डिस्टेंस व्हाट वी कॉल इज एज अ रो, इसका मतलब है यहाँ से लेके टोटल डिस्टेंस जो यहाँ तक नीचे तक आएगा, दिस विल बी ऑल्सो रो। और इस रो में से ये 1 इंच आ गया, ये डिफ्लेक्शन, ठीक है। इसका मतलब है जो रिमेनिंग डिस्टेंस है इस पॉइंट से लेके ऊपर तक का, दिस विल बी इक्वल टू रो-1, ठीक हो गया। तो मेरे पास एक ट्राइंगल बन गया है, यहाँ पर एक छोटा सा ट्राइंगल बना है जिसकी मैंने डायमेंशंस निकालनी। द फर्स्ट डायमेंशन इज रो एंड दिस इज द हाइपोटेन्यूज। मैं बेसिकली इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ जिसको अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ आपके सामने, ठीक है जी। एक ट्राइंगल है जिसका हाइपोटेन्यूज रो है, और इसी ट्राइंगल की एक बेस है विच इज दिस वन। दिस डायमेंशन ये ऑलरेडी हमने देख लिया कि 20 इंचेस बनेगी, बिकॉज ये मिड स्पैन है। ओवरऑल 40 इंचेस जो था ये प्लेट स्पैन कर रही थी, और उसका अगर मिड स्पैन देखते हैं तो 20 इंचेस हो जाएगा यहाँ तक।
तो मेरे पास बेस भी आ गई और एक हो गया इसके सामने परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मैंने क्या वैल्यू निकाली, रो माइनस वन, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि रो इज बेसिकली द रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो फ्रॉम दिस पॉइंट, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इस दिस सर्कल, फ्रॉम दिस सर्कल यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस अगर रो है और नीचे 1 इंच डिफ्लेक्शन हुई है, सो द रिमेनिंग डिस्टेंस इन दिस ट्राइंगल विल बी रो माइनस वन। डिफ्लेक्शन की वजह से बीम नीचे, डिफ्लेक्शन का वर्ड जब भी नॉर्मली हम लेते हैं, हम डिफ्लेक्शन से मुराद डाउनवर्ड बेंड है उसके अंदर, ठीक है जी, ये डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड हुई। वैसे भी अगर आप इस बीम की रोटेशंस को देखेंगे ना, लेट्स से अभी हमारे प्रेजेंट केस के अंदर बीम्स के एंड के ऊपर जो कपल अप लगा हुआ है, दिस इज लाइक दिस वन, फ्रॉम राइट एंड इट इज एंटी क्लॉकवाइज टू लेफ्ट एंड, ये क्लॉकवाइज है, तो इसकी वजह से बीम हमेशा इस तरह डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक हो गया। अदरवाइज अगर यही बीम आपके पास हो एंड यू हैव द मोमेंट्स इन द ऑपोजिट वे, यानी इसके जो मोमेंट्स लगे हैं दीज आर एक्टिंग लाइक दिस वन, अब ये क्या करेगा, ये इसको हॉग करने की कोशिश करेगा, उठाएगा इस तरह, दिस विल बी अ हॉगिंग, ठीक है। तो यहाँ इस केस के अंदर नॉर्मली जब भी डिफ्लेक्शंस का वर्ड आ रहा हो तो वो वर्टिकल मूवमेंट है किसी पॉइंट की डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर जो उसने ली वो 1 इंच हमें गिवन थी डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा कि इसकी ओरिजिनल पोजीशन से यहाँ से लेकर यहाँ तक जो नीचे डिफ्लेक्शन आई, दिस इज 1 इंच। ओवरऑल यहाँ टोटल से लेकर यहाँ नीचे तक जो डिस्टेंस होना चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू रो, लिहाजा इस ओरिजिनल पोजीशन से लेकर सेंटर तक का डिस्टेंस हमारे पास रो माइनस वन बन जाएगा। तो मेरे पास ट्राइंगल की तीनों डायमेंशन इस टाइम अवेलेबल हो गई हैं। मैं इसको क्लियर करता हूँ। लिहाजा मैं इसके अंदर अब क्या कर सकता हूँ कि अगर मुझे रो की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, 1 2 और 3, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो हमने पढ़ा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेसिकली किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है जी। हम यही फॉर्मूला जो है अप्लाई करेंगे। ये हो गया सेंटर पॉइंट। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ना, वो स्ट्रेट लाइन के लिए, वो कर्व चीजों के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, स्ट्रेट लाइन के लिए नहीं होता, ठीक है। अगर बीम अपनी ओरिजिनल पोजीशन के अंदर है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं होता। बीम के ऊपर जब लोडिंग लगेगी और वो बेंड करता है, तो बेंड होने के बाद उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर देखते हैं। तो अब वो बता रहा है कि डिफ्लेक्शन, पहले समझें क्या चीज है। डिफ्लेक्शन का मतलब ये कि बीम की ये ओरिजिनल पोजीशन थी, ये जो कलर से शो हो रही है नीचे, दिस इज द ओरिजिनल पोजीशन। सो दिस डिस्टेंस इन दो रेड पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, दिस इज 1 इंच। ये डिफ्लेक्ट हुआ बीम इतना लोडिंग की वजह से, ये जो मोमेंट्स लगे दोनों एंड्स के ऊपर, इन मोमेंट्स या इन कपल्स की वजह से बीम 1 इंच डिफ्लेक्ट हुआ। सो द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू रेड पॉइंट्स, दिस इज 1 इंच। अब मैं आपको एक और कलर से इसको शो करता हूँ विद लाइक अ ब्लू कलर। सो द डिस्टेंस फ्रॉम दिस ब्लू कलर टू दिस ब्लू कलर, यहाँ तक जो डिस्टेंस है दिस इज रो, ठीक है। यहाँ से भी यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दिस इज रो। अगर मैं इसके ऊपर कोई भी पॉइंट लेता हूँ, एनी पॉइंट, सो द डिस्टेंस टू दीज सेंटर तक का जो डिस्टेंस होगा एट एनी पॉइंट, दिस विल बी रो। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक रो है। रो में से अगर मैं माइनस कर देता हूँ 1, तो मेरे पास एक डायमेंशन आ जाएगी जो कि मुझे रिक्वायर्ड है, जिसको मैंने अब ग्रीन कलर से शो कर रहा हूँ। दिस इज द डायमेंशन ऑफ दिस ट्राइंगल, यानी ये हाइट आ जाएगी ट्राइंगल की, जिसको मैं बेसिकली परपेंडिकुलर कह रहा था। दिस इज नाउ रो माइनस वन। आई होप सो अब क्लियर हुआ थोड़ा सा। यस सर, ओके सर, ठीक, समझ आ गया। अच्छा। अब मेरे पास अगर ये तीनों डायमेंशंस होगी, यानी ट्राइंगल का परपेंडिकुलर, ठीक है, ट्राइंगल का परपेंडिकुलर, ट्राइंगल की बेस और ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज, सो आई विल यूज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। दिस हैज बीन यूज्ड हियर। इस इक्वेशन के अंदर से आपने, दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस, तीनों को यूज किया। इसमें से इस इक्वेशन को सॉल्व करके रो की वैल्यू निकाल ली, ठीक है जी। अच्छा, अब इस रो की वैल्यू को यूज करते हुए बेसिकली हमें उसने कहा था कि दो चीजें फाइंड करनी है। एक तो स्ट्रेस फाइंड करें बार के अंदर, स्ट्रेस का मतलब हो गया सिग्मा की वैल्यू, फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस फाइंड करें। अगर उसने फ्लेक्सुरल स्ट्रेस नहीं भी लिखा ना, तब भी आपको समझ आ जानी चाहिए कि वो बेसिकली फ्लेक्सुरल स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि बीम है एंड नाउ द बीम इज बीइंग सब्जेक्टेड टू एंड मोमेंट्स, यानी उसके ऊपर एंड्स पे कपल्स लगे हैं, जिसकी वजह से बीम के अंदर बेंडिंग हुई है। एंड वेन एवर द बीम बेंड्स, अब जो उसके अंदर स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं, दीज आर फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस। तो यहाँ पर अगर वो वर्ड यूज करे कंप्यूट द स्ट्रेसेस, इट मीन इट इज आस्किंग यू टू फाइंड फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस, व्हिच इज इक्वल टू सिग्मा इक्वल टू my over I।
सेकंड भी उसने ये भी कहा कि मैग्नीट्यूड ऑफ कपल्स भी निकालें, यानी ये जो एंड पे मोमेंट है इनकी वैल्यू भी फाइंड करें। हमारे पास इक्वेशन जो है वो हम लिख लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि मोमेंट कर्वेचर रिलेशनशिप होता है 1 ओवर रो इज इक्वल टू m ओवर ई आई। ठीक हो गया जी। अब आप इसमें से मोमेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। मोमेंट विल बी इक्वल टू, ये देखें नीचे डिनोमिनेटर में, ये ऊपर जाके न्यूमरेटर में इक्वेशन की उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मोमेंट विल बी इज इक्वल टू ई आई ओवर रेडियस ऑफ कर्वेचर विच इज रो। इन दिस केस, हमारे केस में कुछ बुक्स के अंदर इसको आर से भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। द इक्वेशन इज लाइक दिस वन, 1 ओवर आर इक्वल टू m ओवर ई आई। ठीक है, कुछ बुक्स में इसको इस तरह भी लिखा जाता है। सो आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक हो गया जी। और इस न्यूमेरिकल के अंदर इसको रो से रिप्रेजेंट करें। ठीक है जी, रो के सिंबल्स के साथ। सो इसका मतलब है मेरे पास इस इक्वेशन को मैंने रीअरेंज किया, मोमेंट कर्वेचर इक्वेशन को, एंड आई गेट मोमेंट इज इक्वल टू दिस वैल्यू। मेरे पास ई भी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू बी एच क्यूब बाई 12। दिस इज बी विड्थ, दिस इज एच, बी एच क्यूब बाई 12। रो भी निकल जाएगा, ये आया हुआ रो। अगर मेरे पास सारी वैल्यूज है, मोमेंट्स निकल जाएंगे। दूसरी चीज, अगर मुझे फाइंड करना है क्या कहते हैं जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस हैं सिग्मा, तो सिग्मा बेसिकली किस चीज के इक्वल होता है, एम वाई ओवर आई। ठीक है जी, ये हो गया। और एम सी ओवर आई, अगर मैक्सिमम फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस हैं तो एम सी ओवर आई। अब मेरी इस इक्वेशन के अंदर मोमेंट यूज हो रहे हैं ये एम, जिनकी वैल्यूज मेरे पास नहीं है। मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन के अंदर m की जगह ये वैल्यूज डाल दूंगा जो मैंने ऊपर निकाली है। ठीक है जी। आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, मोमेंट आप पहले ही फाइंड कर लें, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। आप ई आई ओवर रो से मोमेंट फाइंड कर लें और फिर मोमेंट की डायरेक्ट इधर वैल्यू डाल दें, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर थोड़ा सा उसने उसको ऑपोजिट कॉम्प्लेक्स करके किया। उसने पहले फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस पहले मालूम कर लिए, जिस तरह क्वेश्चन के अंदर उसने कहा था कंप्यूट द स्ट्रेसेस इन द बार, तो वो पहले स्ट्रेसेस मालूम करें। आप क्या कर सकते हैं, आप मैग्नीट्यूड ऑफ कपल पहले निकाल लें। ठीक है, यूजिंग दिस फॉर्मूला ई आई ओवर रो। ई भी मेरे पास है, दिस इज 29 into 10 की पावर 6। आई भी मैं निकाल लूंगा, मैंने आपको बताया, और रो ऑलरेडी गिवन है जो हमने कैलकुलेट किया फर्स्ट स्टेप के अंदर। तो आप मोमेंट निकाल के डायरेक्ट द मोमेंट डाल सकते हैं। फिलहाल उसने क्या किया, उसने इस पूरी वैल्यू को उठाकर m की जगह रिप्लेस कर दिए y की जगह उसने c लिया। वंस यू पुट y c इंस्टेड ऑफ y, यानी आप c डालेंगे तो c का मतलब क्या है कि h/2। ठीक है, हाइट कितनी है 1/4 इंचेस, तो c विल बी इक्वल टू h/2 विच इज इक्वल टू 1/8 इंचेस हो जाएगा। ठीक है जी, इसका भी हाफ कर लें 1/4 का भी। ये टोटल हाइट 1/4 इंच है। अगर मैं इसके सेंटर पे लाइन डालता हूँ और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस एक्सट्रीम फाइबर तक लेता हूँ, दिस विल बी 1/8 इंचेस। ठीक हो गया। अच्छा जी, क्लियर ऑल। अब इसी न्यूमेरिकल के अंदर नीचे आते हैं, यहाँ पर आके उसने वैल्यूज डालना स्टार्ट किए हैं। फ्लेक्सुरल स्ट्रेस इज इक्वल टू ई सी ओवर रो, ये ऊपर वैल्यू को अरेंज किए। दिस इज ई 29 to 10 की पावर 6 विद यूनिट ऑफ पी एस आई, यानी फोर्सेस पाउंड में लिए, डिस्टेंस इंचेस में लिए। सी इज मेरे पास प्लेट ये पड़ी थी, एंड द प्लेट इज हैविंग 1/4 इंचेस, जिससे मैंने पहले बताया। टोटल थिकनेस, तो न्यूट्रल एक्सिस से टॉप तक या न्यूट्रल एक्सिस से बॉटम तक का जो डिस्टेंस होगा, दिस विल बी कॉल्ड एज सी विच इज इक्वल टू 1/8 इंचेस। ये 1/8 इंचेस उसने बेसिकली यहाँ पुट किया। दिस इज द वैल्यू ऑफ रो जो कि हमने फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेट की थी। सॉल्विंग दिस वन यू कैन find the flexural stresses in units of psi, because this was taken in psi, this was in inches, this was again taken in units of inches. अच्छा, उसको डिवाइडेड बाय 1000 किया है, दिस कन्वर्ट्स इनटू केएसआई। नो नीड फॉर दिस थिंग, अगर आपने पीएसआई में भी आंसर निकाल दिया, दिस इज ओके, इट्स फाइन। द लास्ट स्टेप इज टू फाइंड द मोमेंट्स। मोमेंट्स के लिए आपने इक्वेशन लिखी थी ऊपर, दैट मोमेंट इज इक्वल टू ई आई ओवर रो। ई आई इज इक्वल टू, this is I which is equal to bh cube by 12. So width into height का cube divided by 12. ये 1/4 इंच जो है, this is the height 1/4 inches। ठीक है, या thickness of the plate, width of the plate 1 inches हमें given थी, and this is the formula। रो आपने फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेट किया था। तो आप ये वाला स्टेप जो है, ये जो मोमेंट निकल रहा है, आप इसको पहले कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके बाद एफ पी भी निकाल सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। ठीक है जी।
So the moments come out in units of pound inches. हमेशा force into distance, force into distance की units होंगे. अब चूंकि आपने ये PSI में लिया, PSI, तो आपने forces किस में ली, pounds, units distance किस में लिए, inches में. इसका मतलब है forces किस में होंगी, pounds, multiply by distance किस में होगा, inches. So the units of moment will be pound inches here. होगा जी. This was 506 and next numerical हम देख लेते हैं. हमारे पास 507, 508 और 509. 507 को देखते हैं क्या है जी. 507. अच्छा, प्रॉब्लम 507 में कहते हैं इन लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ अ बीम लोडेड बाय एंड कपल्स, के ऊपर भी एंड के ऊपर मोमेंट्स लगाए हुए. द फाइबर एट लेयर ए बी, इस फिगर को साथ साथ देखिएगा जी 507 को. तो कहता है कि इसके अंदर एक ए बी फाइबर है, ठीक है जी, आर फाउंड टू इंक्रीज 60 increases 60 into 10 की पावर 3 mm. यानी ये इंक्रीजेस, आगे क्या चीज है, लेंथ, यानी ये डिफॉर्मेशन है, चेंज इन लेंथ. ठीक हो गया, कितनी इंक्रीज की है. वेयर एज दोज एट सी डी, फिर कहते हैं इसी के अंदर एक फाइबर है सी डी लोकेशन के ऊपर डली हुई है, उसके अंदर जो चेंज इन लेंथ है वो कम हो गया. पिछले के अंदर चेंज इन लेंथ पॉजिटिव हुआ, इसके अंदर चेंज इन लेंथ नेगेटिव हुआ. कितना चेंज इन लेंथ हुआ वो उसने दे दिया. इन द 200 mm गेज लेंथ, कहता है ओरिजिनल लेंथ जो थी बेसिकली, जो गेज लेंथ जिससे आप मेजर कर रहे थे, दैट वाज द ओरिजिनल लेंथ. तो आपके पास एक ओरिजिनल लेंथ भी आ गई और आपके पास चेंज इन लेंथ भी आ गई. सो इट मींस यू आर एबल टू फाइंड स्ट्रेन्स, change in length over original length using modulus of elasticity equal to 70 gigapascal. We already know कि megapascal से gigapascal से megapascal में अगर हमें जाना होगा तो gigapascal is equal to 10 की पावर 9 पास्कल. ठीक हो गया जी. सो अगर आपने जाना है तो इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 6 into Pascal, and 10 की power 6 is basically megapascal, so 10 की power 3 into this 10 की power 6 will be megapascal. So in order to convert this gigapascal into megapascal, you need to multiply it with 1000. Determine the flexural stress in the top and bottom fiber. अब फ्लेक्सुरल स्ट्रेस कहता है इस ए बी और सी डी में ना फाइंड करें. कहता है यहाँ पर एक बीम के ऊपर एक टॉप पे फाइबर पड़ी हुई है और इस बीम के एक बॉटम में भी फाइबर पड़ी हुई है, वहां स्ट्रेसेस मालूम करें. ठीक हो गए. इन ए बी का डिस्टेंस टॉप से भी गिवन है, सी डी का डिस्टेंस बॉटम से भी गिवन. दिस इज द डिस्टेंस ऑफ फाइबर सी डी फ्रॉम बॉटम, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ ए बी फ्रॉम टॉप. ए बी और सी डी फाइबर के दरमियान भी डिस्टेंस हमें गिवन है इस फिगर के अंदर. तो यूजिंग दिस डाटा वी विल कैलकुलेट द फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस इन दिस टॉप फाइबर एंड इन दिस बॉटम फाइबर. अब यहाँ पर उसने बेसिकली क्या किया कि उसकी एक डायग्राम प्लॉट की है जो कह लें कि इन द फॉर्म ऑफ डिफॉर्मेशंस जो उसके अंदर प्रोड्यूस हो रही थी उसको उसने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया. इसको समझिएगा जी. पहले जिस तरह मैंने आपको बताया था कि फॉर एग्जांपल कि जो ऊपर की फाइबर थी दैट द फाइबर ए बी, उसकी लेंथ क्या की है, इंक्रीज हुई है. इसका मतलब है अगर ऊपर वाली लेंथ इंक्रीज हो रही है तो ऊपर टेंशन थी, और अगर नीचे वाली लेंथ सी डी डिक्रीज हो रही है इसका मतलब है नीचे क्या है, कंप्रेशन है. सो इसका मतलब है दिस फिनोमेना इज बेसिकली शोइंग अस द हॉगिंग फिनोमेना. ठीक है, ऊपर टेंशन आ रही है, नीचे कंप्रेशन है. अगर टेंशन आ रही है इसका मतलब है जो चेंज इन लेंथ आया है दैट इज अ पॉजिटिव. इंक्रीज इन लेंथ, नीचे चेंज इन लेंथ क्या हो रहा है, नेगेटिव आ रहा है. इट मींस नीचे कंप्रेशन हो रही थी, तो उसका मतलब है हॉगिंग फिनोमेना प्रोड्यूस हुआ. फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस इसके अंदर भी होंगी. अब वो इसको देखें किस तरह रिप्रेजेंट करेगा. इस चेंज इन लेंथ को यानी दिस वैल्यू और दिस वैल्यू को इसके आगे प्लॉट करना स्टार्ट करेगा. क्लियर. और ये दोनों वैल्यूज जो मैंने भी लिखी थी इनको सामने रखिएगा जी. सो इन दिस फिगर, दिस वन, यू कैन सी जो उसने डिफॉर्मेशंस दी हैं, यानी ए बी के अंदर जो डिफॉर्मेशन आई वो कह रहा है 60 इंटू 10 की पावर 3 आई, ये ए बी की डिफॉर्मेशन होगी. इसी तरह सी डी के अंदर जो डिफॉर्मेशन आई वो भी इसने यहाँ पर लिख दी. ठीक है जी. अब जब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हम देखेंगे तो इसका मतलब है टॉप के ऊपर लेट्स से टेंशन जो है, स्ट्रेसेस डेवलप हुई हैं, बॉटम के अंदर सारी क्या कंप्रेशन, इन बिटवीन इनका कोई कैसा पॉइंट भी होगा जहां पर न्यूट्रल एक्सिस होगा, जहां पर डिफॉर्मेशंस क्या होंगी, जीरो होंगी. जिस तरह मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग के अंदर, इफ दिस इज अ बीम
और बीम के ऊपर लोडिंग लगी, बीम बेंड करता है, इसके अंदर फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होती हैं और वो फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस जीरो हो जाती हैं न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर, ठीक है, एट न्यूट्रल एक्सिस। तो आप अगर न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर इसको आके गौर से देखेंगे तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर बेसिकली क्या होगा, दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस पासिंग थ्रू। तो ये वो पॉइंट है जहां पर आपके पास फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस जीरो हैं। अगर फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस जीरो हैं तो यहाँ पर चेंज इन लेंथ भी नहीं हो रहा होगा। इसलिए इस डायग्राम के अंदर उसने नीचे लाइन ड्रॉ कर दी है विच इज शोइंग द न्यूट्रल एक्सिस, मगर वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि इस न्यूट्रल एक्सिस का इस ए बी फाइबर से डिस्टेंस कितना है, ठीक है। ओवरऑल डिस्टेंस ए बी और सी डी के दरमियान डिस्टेंस मुझे 120 गिवन है, मगर इनके दरमियान कहीं ना कहीं न्यूट्रल एक्सिस जरूर है। ऐसा ही है क्योंकि देखें जो ए बी फाइबर है, द फाइबर ए बी, इसके अंदर इंक्रीज इन लेंथ आया विच इज शोइंग अ टेंसाइल नेचर। जो फाइबर सी डी थी इसके अंदर डिक्रीज इन लेंथ है, इट मींस कंप्रेसिव नेचर थी, ठीक है। इसका मतलब है इन बिटवीन कोई एक ऐसा पॉइंट भी होगा जहां पर न्यूट्रल एक्सिस लाया कर है, जहां पर स्ट्रेसेस जीरो हुई, जहां पर डिफॉर्मेशन जीरो हुई, यानी चेंज इन लेंथ नहीं आया कहीं पर। उसने इस ट्राइंगल को बनाने के बाद ये कंप्लीट ट्राइंगल डेवलप किया और कह दिया कि लेट से मैं कह देता हूं कि ये न्यूट्रल एक्सिस टॉप फाइबर से एक्स डिस्टेंस के ऊपर है। आप इसको कहीं भी ले सकते हैं सलमान, उसने बेसिकली एट ए डिस्टेंस एक्स लिए। देखिए मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस जो है ना, मुझे पता है वो कितना है, 120, ठीक है। आप उसने वैसे ही कह दिया कि ये x है, लेट से कोई भी डिस्टेंस हो सकता है x। आप इस जो डॉटेड लाइन है इसको यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। लेटर ऑन आपको पता चलेगा कि जो आपका न्यूट्रल एक्सिस है वो टुवर्ड्स टॉप ज्यादा करीब है या वो बॉटम की तरफ ज्यादा करीब है, ठीक है जी। तो आप उसको कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर टाइम बीइंग उसने इसको x डिस्टेंस कह दिया है, दैट द न्यूट्रल एक्सिस इज लोकेटेड x डिस्टेंस फ्रॉम साइड ए बी, ठीक हो गया जी। अब मैं इसको दोबारा करता हूँ यहाँ पर। तो इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस भी मुझे मालूम था और ये वाला डिस्टेंस जो है इसको मैंने वैसे ही x कह दिया है। अगर ये डिस्टेंस 120 था और इस वाले डिस्टेंस को मैंने x कह दिया, इसका मतलब है रिमेनिंग डिस्टेंस कितना रह जाएगा, 120 माइनस एक्स, ठीक हो गया। ये देखिए इसने 120 माइनस एक्स भी लिख लिया और x डिस्टेंस भी शो कर दिया। अच्छा, इसी डायग्राम के अंदर फर्दर अगर हम देखें, अगर मैं न्यूट्रल एक्सिस है, क्योंकि बाद में जाके मुझे इस लोकेशन के ऊपर भी स्ट्रेसेस मालूम करनी है और इस लोकेशन के ऊपर भी स्ट्रेसेस मालूम करनी है, सो आई शुड नो द डिस्टेंस फ्रॉम दिस न्यूट्रल एक्सिस टू दिस पॉइंट एंड सिमिलरली फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस टू दिस पॉइंट। ये डिस्टेंस मेरे पास होने चाहिए बाद में जब मुझे स्ट्रेसेस मालूम करनी। तो उसने इस डिस्टेंस को भी इधर निकाल लिया। इसका मतलब है कि ये डिस्टेंस जो पहला वाला मैंने शो किया, दिस डिस्टेंस इज बेसिकली इक्वल टू दिस डिस्टेंस x प्लस ऊपर वाला डिस्टेंस हमें कितना गिवन था, 30। सो x प्लस 30 इज द डिस्टेंस जो कि न्यूट्रल एक्सिस से टॉप तक है। और सबसे पहले आपने क्या करना है कि जी x फाइंड करें, दिस इज द एम। इसके लिए मैं सिमिलर ट्राइंगल जो है फॉर्मूला वो यूज करूंगा। सिमिलर ट्राइंगल के अंदर उसने एक छोटी x ली और उसके सामने परपेंडिकुलर, दिस इज द बेस, ये उसकी बेस होगी एंड दिस इज यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, दिस इज परपेंडिकुलर। लेकिन मैं इसको क्लियर करके थोड़ा सा जूम करता हूँ तो सो दैट वी कैन हैव अ मोर क्लियर लुक। ये ठीक है, दिस इज मच मोर बेटर। ये मैं दोबारा यहाँ से एक्सप्लेन भी कर देता हूँ क्लियर। और ये देखें यहाँ से आता गिव, दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस, यहाँ पास न्यूट्रल एक्सिस आ गया। न्यूट्रल एक्सिस से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस यहाँ तक हमने निकाली था, दिस वाज 120 माइनस एक्स, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस दिस वाज इक्वल टू 30, ठीक है। तो मैं इन दोनों वैल्यूज को अगर ऐड करूं, ठीक है, तो मेरे पास ये डिस्टेंस निकलेगा यहाँ से यहाँ तक। दिस इज इक्वल टू 120 माइनस एक्स प्लस 30 एंड दिस इज इक्वल टू 150 माइनस एक्स, ठीक है। ये 150 माइनस एक्स है 195 आई थिंक, सो बाय मिस्टेक लिखा गया, ठीक है। अच्छा, अब हमने बेसिकली क्या करना है, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमें इस सिमिलर ट्राइंगल रूल को यूज करना है और इस सिमिलर ट्राइंगल को इसके अंदर यूज करेंगे। मैं यहाँ जो दोनों छोटे ट्राइंगल्स ड्रॉ करता हूँ, एक को मैं रेड कलर से कर देता हूँ, दिस वन, और दूसरे को मैं लेट्स से विद येलो कलर शो कर देता हूँ, जस्ट टू डिस्टिंग्विश। तो दो ट्राइंगल हो गए।
इस येलो ट्राइंगल के अंदर दिस इज द परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये इसकी वैल्यू हमें गिवन है, चेंज इन लेंथ। इसी तरह छोटे ट्राइंगल के अंदर भी आपके पास जो परपेंडिकुलर डायमेंशन थी वो हमारे पास गिवन है, और इसकी हाइट यानी इसकी जो बेस है बेसिकली द बेस इज x, ठीक है। तो रेड ट्राइंगल के अंदर आएंगे, रेड ट्राइंगल की बेस डिवाइडेड बाय रेड ट्राइंगल का परपेंडिकुलर, ठीक है। ये रेड ट्राइंगल की बेस थी और ये रेड ट्राइंगल का परपेंडिकुलर था, तो ये देखें x डिवाइडेड बाय उसकी बेस इक्वल्स टू, अब पहले अगर आपने x रखा है इसका मतलब है दिस इज द बेस, इसके अंदर दूसरे वाले के अंदर भी आके आपको इसकी बेस रखनी है। इसकी बेस बेसिकली कितनी है 120 माइनस x, येलो वाले की, ठीक है। इसको मैं येलो से ही करता हूँ। द बेस इज 120 माइनस x विच इज रिटन हियर डिवाइडेड बाय इसकी परपेंडिकुलर कितना है 100 इंटू 10 की पावर -3। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करें, ठीक है। इसमें अननोन सिर्फ क्या चीज़ है x, सो आपने यहाँ से x की वैल्यू निकाली विच इज 45 mm। अब 45 mm का मतलब है कि न्यूट्रल एक्सिस जो है वो टॉप फाइबर से 45 mm के ऊपर लोकेट करे। अब अगर आप अपनी पुरानी जो फिगर थी इसको जाके देखें यहाँ पर, तो वो कह रहे हैं कि यहाँ से यहाँ जो न्यूट्रल एक्सिस है ए बी से जो न्यूट्रल एक्सिस है दिस इज लाइक अ 45 mm, ठीक है। और ओवरऑल इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस था वो 120 था। इसका मतलब है कि 120 का हाफ करते हैं तो 60 आना चाहिए था, तो वो 60 से भी पीछे है। इसलिए उसने बाद में जब इसको डायग्राम को ड्रॉ किया तो उसने इस डॉटेड लाइन को जो न्यूट्रल एक्सिस थी, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे थे कि न्यूट्रल एक्सिस जो ड्रॉ हुआ है ये ए बी के ज़्यादा करीब क्यों है, इनिशियली आप उसको एट ए डिस्टेंस एक्स ही कंसिडर करें क्योंकि आपको एक्स डिस्टेंस पता नहीं था। वंस द डिस्टेंस एक्स इज फाउंड तो आपको पता चलेगा कि ये डिस्टेंस मोर क्लोज है टुवर्ड्स फाइबर ए बी एज कम्पेयर टू फाइबर सी डी के। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, so the first thing is to find the distance x which we found using this similar triangle rule। हमने इन इस छोटे एक बड़े ट्राइंगल और छोटे ट्राइंगल को कंपेयर किया और इसमें से वैल्यू निकाली। होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा सब कुछ। अच्छा जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगर आपने फाइंड करनी है डिफॉर्मेशंस निकालने, यहाँ पर लेट्स से कि ये डिफॉर्मेशन वैल्यूज निकालनी, क्योंकि मेरे पास इस ए बी की जो डिफॉर्मेशन थी, ठीक है, मेरे पास इस पॉइंट की डिफॉर्मेशन चेंज इन लेंथ नहीं है और ना ही मेरे पास इस पॉइंट की चेंज इन लेंथ है, ठीक होगा। तो ए बी और सी डी की चेंज इन लेंथ को यूज करते हुए अब मैं क्या फाइंड कर सकता हूँ, मैं इस पॉइंट की और इस पॉइंट के अंदर जो चेंज इन लेंथ आएगी वो भी फाइंड करूंगा, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल इधर भी लगा सकता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर आप आके देखेंगे उसने वही चीज अप्लाई की, सिमिलर ट्राइंगल रूल। ये देखें, टॉप के लिए एक दफा और एक दफा बॉटम के लिए, दोनों के लिए उसने फाइंड की, ये टॉप के लिए एंड दिस इज द बॉटम। अब जब ये चेंज इन लेंथ निकल गई तो ये वैल्यूज जो हैं दीज आर चेंज इन लेंथ, ठीक है। मेरे पास चेंज इन लेंथ फाइंड हो गया। ओरिजिनल लेंथ ऑलरेडी मेरे पास गिवन है विच इज 200 mm, ठीक है, 200 mm। इसका मतलब है आई कैन फाइंड स्ट्रेन फ्रॉम दीज टू थिंग्स, ठीक है। स्ट्रेन फाइंड कर सकता हूँ विच इज चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेन निकल गई, स्ट्रेन निकल गई तो अब मैं स्ट्रेसेस क्या फाइंड कर सकता हूँ कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, ठीक है जी। और अगर मुझे स्ट्रेस निकालनी है तो स्ट्रेस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट के अंदर गिवन था और मैंने इन टॉप और बॉटम फाइबर के लिए दोनों के लिए स्ट्रेन भी निकाल ली। दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, आई विल गेट द स्ट्रेस एट दीज टू लोकेशंस। हाँ जी, एग्जैक्टली यही है, इसमें मिस्टेक हुई है। यहाँ पे भी उसने 195 माइनस एक्स ले लिया है, आपने यहाँ पे भी आके उसको 150 माइनस एक्स के जरिए ही डिफ्लेक्शन निकाली। मैं इसको एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ इन कंपैरिजन टू दिस थिंग। देखिए, ये जो डिफ्लेक्शन है टॉप है, ये बेसिकली कौन सी लाइन है, ये वाली, ठीक है। इसका न्यूट्रल एक्सिस से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, x प्लस 30। सो दिस परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय दिस बेस, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये लेंगे। अब नीचे आए देखें, उसने परपेंडिकुलर ओवर बेस ले लिया इक्वल्स टू दूसरी साइड का परपेंडिकुलर इसी ट्राइंगल के अंदर है। अब आप इस परपेंडिकुलर को कंसिडर कर लें और इसकी बेस,
असल में वो कर क्या रहा है कि बेसिकली ये एक ट्राइंगल बना हुआ है ऊपर वाला, यूं करके ये, और उस ट्राइंगल के अंदर एक छोटा और ट्राइंगल भी बना हुआ है. क्लियर ऑल ड्राइंग, लेट्स मेक इट लिटिल बिट जूम ताकि आपको फर्दर कुछ क्लियर हो इसमें. आई राइट इट अगेन. अब एक को मैं रेड कलर से कर लेता हूँ. दिस इज अ बिगर ट्राइंगल, ठीक है, और एक मैं छोटा ट्राइंगल बना लेता हूँ. दिस इज द येलो स्मॉलर ट्राइंगल. ठीक हो गया. तो सबसे पहले उसने क्या किया, बड़े ट्राइंगल की परपेंडिकुलरली सिग्मा टॉप डिवाइडेड बाय, यानी ये डिफॉर्मेशन थी, डिफॉर्मेशन एट द टॉप डिवाइडेड बाय इस बड़े ट्राइंगल की बेस, यानी रेड ट्राइंगल की बेस, विच वाज इक्वल टू x प्लस 30 इक्वल्स टू, इसी ट्राइंगल के अंदर आए, ये आपके पास एक छोटा ट्राइंगल येलो वाला बना हुआ है, ठीक है, उसको इसने इक्वेट कर दिया छोटे ट्राइंगल की डिफॉर्मेशन विच इज 60 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय इसकी बेस यहाँ से यहाँ तक, इसकी बेस यहाँ से यहाँ तक कितनी है, विच इज इक्वल टू x. क्लियर ऑल? कैसे ये किया वैसे? हाँ जी, ये देखें ओवर x. यही काम फिर वो नीचे वाले ट्राइंगल के साथ भी जाके करेगा, तो वहां से उसने फाइंड किया था इसको. वहां पर आपने सिर्फ 195 की जगह सिर्फ कर लेना 150 माइनस एक्स और डिफॉर्मेशंस निकाल लेनी है. एंड पे जिस तरह मैंने आपको बताया कि चेंज इन लेंथ या डिफॉर्मेशंस फाइंड होने के बाद नेक्स्ट स्टेप होगा कि उन चेंज लेंथ को ओरिजिनल लेंथ से डिवाइड करेंगे, बिकॉज यू नीड टू हैव द वैल्यूज ऑफ स्ट्रेन. तो जहां जहां स्ट्रेन आएगी वो देखें, स्ट्रेन की जगह क्या लिख रहा होगा, डिफॉर्मेशन ओवर ओरिजिनल लेंथ. ठीक है, this deformation is basically equal to change in length. So overall deformation over original length it becomes equals to strain. तो इस चीज को समझ तरीके जहाँ हाँ वो लिख रहे हैं ना मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और स्ट्रेस के आगे ई लिख रहा होगा, एक जगह पे ई है, एक जगह पे आपके पास ये इस तरह करके लिख रहा होगा. सो दिस इज स्ट्रेन, स्ट्रेन which is equals to change in length over original length. और इस चेंज इन लेंथ को डिफॉर्मेशन यानी स्मॉल डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहा है ओवर ओरिजिनल लेंथ. ठीक है, अच्छा जी. इस तरह उसने फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस निकाली, एक 35 मेगापास्कल ऑन टॉप विच इज द टेंशन, और इसी तरह बॉटम के ऊपर भी गया, तो बॉटम के ऊपर कंप्रेशन निकली. अब अगर बॉटम पे कंप्रेशन टॉप पे टेंशन है, तो ये वही फिनोमेना नहीं हो गया, मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर बताया था कि बेसिकली इसमें हॉगिंग प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि ऊपर वाली जो फाइबर थी दैट वाज गेटिंग इन इंक्रीज इन लेंथ, और जो बॉटम वाली फाइबर थी यहाँ पर दैट वाज गेटिंग अ डिक्रीज इन लेंथ. तो ऊपर टेंशन आ रही थी, बॉटम पे कंप्रेशन थी. द वैल्यूज आर शोन हियर यहाँ पर. अच्छा जी, लास्ट न्यूमेरिकल इसके बाद 507 के बाद हमें 508 और 509 दो न्यूमेरिकल और है, इनको करेंगे. 508 और 509, इसमें किसी को कोई क्वेश्चन? ठीक है, कीपिंग इन माइंड कि यहाँ पर एक वर्ड आ रहा होगा लेंथनिंग, एक जगह पे इसने लिखा है शॉर्टनिंग. तो ये जेन में रखें कि अगर ये लेंथ ये वाली न्यूमेरिकल के अंदर गिवन था कि सी डी डिक्रीज इन लेंथ हो रही, तो इसका मतलब है सी डी से आगे जितनी भी फाइबर्स होंगी, ठीक है, सी डी से आगे आप जहां भी कोई भी फाइबर ड्रॉ कर लें, मैं एक फाइबर ड्रॉ करता हूँ, लेट्स से यहाँ पे फाइबर होगी, यहाँ फाइबर होगी, ये सारी फाइबर डिक्रीज इन लेंथ हो रही होंगी. ठीक है जी, मगर सबसे ज्यादा डिक्रीज इन लेंथ इस फाइबर में आएगा. इस तरह ही डिक्रीज इन लेंथ कम होते 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 यहाँ पर न्यूट्रल एक्सिस, इसके बाद इससे ऊपर जितनी भी फाइबर्स होंगी दे स्टार्ट इंक्रीज इन लेंथ. Ultimately the maximum increase in length will be observed here at this point. तो बेसिकली वो डिफॉर्मेशंस, ये जो उसने डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है, इस डिफॉर्मेशंस को डिवाइड करेगा ओरिजिनल लेंथ के साथ इन ऑर्डर टू गेट द स्ट्रेन्स, और इस स्ट्रेन को यूज करेगा इन ऑर्डर टू फाइंड स्ट्रेसेस, बिकॉज हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो दैट इज E इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन. दिस विल गिव यू E is equal to stress over strain, and stress is equal to E into strains. ठीक है, इससे वो स्ट्रेसेस निकाल लेगा किन किन लोकेशंस के ऊपर, टॉप लोकेशन के ऊपर, और स्ट्रेस निकाल लेगा बॉटम लोकेशन के ऊपर.